नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोग से बात करने वाला हूं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने कभी न कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ा होगा। हम लोग की किताबों में, बुक्स में, स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में कभी न कभी हम लोग ने ये प्रस्तावना जरूर देखी है। बट क्या हम लोग उसका असली मतलब या रियल मतलब समझते हैं, या वो किस उद्देश्य से लिखी गई है, उनके शब्दों का भाव क्या है, ये कभी हम लोग जानने की कोशिश की है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से इस बारे में आज बात करूंगा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान की प्रस्तावना है क्या और उससे क्या मतलब है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों कि जो भाव हम लोग अपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को देते हैं, वही आदर सम्मान हमें अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को या प्रियम्बल को देना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ूंगा और फिर हम लोग बाद में एक एक करके इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं पहले इंग्लिश में प्रियम्बल पढ़ता हूं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of all opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश में हमारा प्रियम्बल। आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना हिंदी में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने अभी पढ़ा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। आइए अब एक एक करके इनके शब्दों का हम मतलब समझते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो भी बातें अभी हम लोग प्रस्तावना में पढ़ने जा रहे हैं या संविधान में पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो सोर्स होगा वो कौन होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग ये सब चीज़ें बोलने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बाहरी देश के लोगों ने नहीं कहा है, ये खुद से हम कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक, अब भारत को क्या बनाएंगे? ठीक है, एक बनाएंगे। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरेजन। इसका मतलब क्या हुआ? कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब कहलाता है जब वो अपने सारे काम, इंटरनल सारे काम खुद के जनता के द्वारा करे। ठीक है, उस पर किसी बाहरी देश का प्रेशर ना हो, कोई बाहरी देश के दबाव में आकर वो कोई काम ना करे। अगर कोई देश इस तरह से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग इस तरह से होती है कि वो अपने सारे निर्णय अपने देशवासियों के फैसले पे लेता है, तो वो देश कहलाता है प्रभुत्व संपन्न या सोवरेजन। और आपको पता है इंडिया एक सोवरेजन कंट्री है, मतलब वो अपने सारे डिसीजन, अपने सारे इंटरनल मैटर खुद से, यानी हमारी जो सरकार होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की ही बात मानकर करती है। उस पर किसी बाहरी देश का दबाव या प्रभाव नहीं होता है। अगर कोई ऐसा देश है तो वो सॉवरेजन कहलाता है। और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी क्या कहता है, या सोशलिस्ट क्या कहते हैं? सोशलिस्ट एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कहा जाता है कि समाज के सभी संसाधनों पर लोगों का समान अधिकार होगा। मतलब देश में, भारत देश में जितने भी हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, मानव संसाधन हैं, उन सभी पर सबका बराबर हक होगा। ठीक है, इसी का अपोजिट क्या होता है समाजवादी का? पूंजीपति, यानी पूंजीवाद। और समाजवाद का मतलब समाज का जितने भी संसाधन है वो सब में समान वितरण होंगे। और पूंजीपति में क्या होता है? पूंजीवादी देश में क्या होता है
कि समाज में जितने भी संसाधन हैं उसमें जो जैसा ले सके, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट हमारे समाजवादी विचारधारा में, यानी भारत एक समाजवादी देश है, तो उसमें ये कहा गया है कि समाज में जितने भी संसाधन हैं देश के, उनका सब में समान वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। कभी कभी कुछ लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में कन्फ्यूज़न या उसको मिला के पढ़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत सरकार अपना कोई धर्म नहीं मानेगी, वो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के सभी धर्मों को समान व्यवहार करेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी, उसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगी। यानी भारतीय देश में रहने वाले सभी नागरिकों को उनके धर्म को चुनने की आज़ादी होगी और उनके धर्म को समान वरीयता देते हुए, समानता देते हुए काम किया जाएगा, और अपने भारत देश का कोई एक धर्म नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब हमें सब पता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी एक सिस्टम है किसमें? इंडिया में एक ऐसा, मतलब देश में एक ऐसा सिस्टम है डेमोक्रेसी जहाँ पे जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और वो प्रतिनिधि देश को चलाने में सहायता करते हैं, मतलब वो देश चलाते हैं। तो लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, यानी लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि देश को चलाएंगे। मतलब कोई तानाशाही नहीं चलाएगा कि मैं आज मेरा मन है मैं जाके देश को चलाता हूँ या भारत का नेतृत्व तो आज मैं करता हूँ, नहीं। जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको स्वीकरेगी या जिसको स्वीकृति देगी, वो जाके देश चलाएगा। नेक्स्ट है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का क्या मतलब हुआ? गणराज्य का मतलब हुआ भारत देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, जो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले व्यक्ति हैं, यानी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, उनका चुनाव किया जाएगा, वो सेलेक्टेड या इलेक्टेड होंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है राष्ट्रपति जी का, तो इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति को। और ऐसे लोग जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा देश जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होता, वो देश कहलाता है गणराज्य। जैसे इंडिया एक गणतंत्र है, बट ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा ब्रिटेन में आज भी वहाँ पे एक रानी या एक राजा जैसा सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट, बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को क्या बनाया? देखो हमने भारत को क्या बनाया? हमने भारत को बनाया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर बनाया समाजवादी, फिर बनाया धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को। अब हम लोग नागरिकों को कुछ देने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब हम लोग न्याय दे रहे हैं किस आधार पर? 3 आधार हमारे पास न्याय देने के 3 आधार हैं। पहला है सामाजिक आधार, फिर है आर्थिक आधार और फिर है राजनीतिक आधार। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस समझते हैं। जस्टिस 3 प्रकार के, मतलब भारत के नागरिकों को समानता मिलेगी या न्याय मिलेगा। सामाजिक स्तर पर न्याय मिलेगा, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत में जो रह रहा है वो सामाजिक स्तर पे उसके साथ कभी भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ समानता का भाव किया जाएगा। आर्थिक स्तर पर उसके साथ कभी भेदभाव नहीं होगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा। और राजनीतिक स्तर पर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा या उसके साथ राजनीतिक स्तर पर कभी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमने देखा, अब हम लोग कुछ स्वतंत्रता वाली बात करेंगे। कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की इंडिपेंडेंस या फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। वो हैं लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास, फेथ धर्म और वर्शिप उपासना। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है विचार की, थॉट की। हम अपने विचारों को लेकर स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा कि आप ये क्यों सोच रहे हैं, आप इस विचार पे क्यों अमल कर रहे हैं या इस तरह का विचार आपके दिमाग में क्यों है। ऐसी कोई बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम विचार के स्तर पर स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान हमें ये बात बोलता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अब उसको हमारे पास कोई विचार आया, हमारे मन में कोई विचार आया और जब तक विचार को अभिव्यक्त नहीं किया जाए वो विचार नहीं।
तो उसे एक्सप्रेस करने की, उसको अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता संविधान हमें देता है, इसकी स्वतंत्रता है हमारे पास। नेक्स्ट है बिलीफ, विश्वास। हम किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। हमारा ईश्वर पे विश्वास है, स्वतंत्रता है हमारी। हम ईश्वर पे विश्वास ना करें, हमारी स्वतंत्रता। हम किसी एक मान्यता पे विश्वास करें, हमारी स्वतंत्रता। हम उसको ना मानें, ये हमारी स्वतंत्रता। तो हमारे विश्वास के ऊपर हमारी स्वतंत्रता हमें दी है। नेक्स्ट है फेथ यानी धर्म। आपको पता होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमने अभी ऊपर पढ़ा पंथ निरपेक्ष। हमारे भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है और जितने भी नागरिक हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अपने अपने धर्म को चुनने की, उनको अपने धर्म की जो उपासना पद्धति है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना उपासना, तो उपासना पद्धति मतलब जो कर्मकांड है उनको करने की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी आएगा, कभी हम लोग संविधान को जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमें धर्म की, कोई भी धर्म मानना है उसको मान सकते हैं, और उस धर्म को मानते हुए जो उसमें कर्मकांड होते हैं, जो उसकी उपासना पद्धति होती है, उसको भी करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब हम लोग इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं। दो तरह की इक्वेलिटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, वो है इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। ठीक है, पहला जैसे हमें प्रतिष्ठा और अवसर, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि जब भी कभी इंडियन गवर्नमेंट यानी राज्य स्टेट कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी निकालेगा या देगा, जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल करते हैं, आपको जॉब्स के लिए कोई वैकेंसी आई है, ठीक है, किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन में कोई वैकेंसी है, तो अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, अवसर को लेकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर भारत देश के जितने भी संसाधन हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा उसके संपूर्ण दोहन का। ठीक है, ये हमें समानता और प्रतिष्ठा का अवसर देता है। नेक्स्ट है, हमने यहाँ तक देखा, उसके बाद प्राप्त करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। अब हमने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली। क्या क्या अचीव कर लिया? संपूर्ण संप्रभुत्व हो गए, समाजवादी हो गए, पंथ निरपेक्ष हो गए, लोकतंत्र गणराज्य बना लिया। अपने अपने नागरिकों को हमने 3 प्रकार के न्याय दे दिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दे दिया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, और 2 प्रकार की समता दी है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। ये सारी चीज़ें करने के बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है, हर व्यक्ति का जो जीवन है वो गरिमापूर्ण रहे। ठीक है, मतलब इंसान को जीने के लिए, ठीक है, इस धरती पे उसने जन्म लिया है तो एक डिग्निटी पूर्ण लाइफ रहे, उसकी जो लाइफ हो वो ऐसा ना हो कि मानव में और जानवर में कोई फ़र्क ही न रह जाए। तो मानव को जीने के लिए, मानवता को कायम करने के लिए जो भी मिनिमम चीज़ें हैं उसको वो दी जाएगी। व्यक्ति की गरिमा, उसको गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और हमारा देश एक बना रहे। ठीक है, वो कोई बाहरी तत्व आकर उसको खंडित ना करे, और ना ही कोई ऐसे आंतरिक गतिविधि ऐसी हो जो भारत को 2 या 3 टुकड़ों में बांटे या उसको विभाजित करे। ऐसी चीज़ों को हटाते हुए, नकारते हुए हम भारत को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोगों के अंदर फिटर्निटी आए। ठीक है, उनके अंदर राष्ट्र की भावना बढ़े, मतलब एकता की और अखंडता की भावना बढ़ती रहे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, और इन सब चीज़ों के लिए क्या रहेंगे हम लोग? दृढ़ संकल्प रहेंगे। ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। आज संविधान सभा में, जब ये संविधान सभा बन रही थी, कब बनी अभी देखेंगे, वहाँ पे जब वो लोग साइन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे सभा में? आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये इम्पॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी 26 नवंबर 1949 को ये सारे काम जो हमारा प्रीएम्बल बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो बन रहा था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस दिन हुई। इदत्त द्वारा इस संविधान को, ठीक है, ये जो संविधान अभी हम लोग आगे प्रीएम्बल के बाद का जो पार्ट है, संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, 3 वर्ड हमारे पास दिए गए हैं। अंगीकृत, ठीक है, यहाँ पे है उसके लिए वर्ड एडॉप्ट, हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। कौन? हम कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इन सब का सोर्स कौन है? वी पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग ही हैं, तो हम ही लोग इसको क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। मतलब हम लोग इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अपने अंदर अंगीकृत कर रहे हैं, समा रहे हैं। अधिनियमित, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अधिनियमित, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है इनैक्ट। इसका अधिनियमित मतलब लागू कराना, ठीक है, आज से इसको अधिनियमित कर रहे हैं यानी लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट है आत्मार्पित, अपने में, खुद में आत्मार्पित कर रहे हैं, अपने आप को ही हम लोग सौंप रहे हैं, इसके लिए वर्ड है टू गिव अवर सेल्फ, हम अपने आप को ही दे रहे हैं क्या? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत बड़ा हमारा भारतीय संविधान है, उसको हम लोग दे रहे हैं। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को कभी कभी उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका इसलिए क्योंकि ये भारत के संविधान क्या होगा, कैसे होगा, उसका एक उद्देश्य बताता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं प्रीएम्बल से जुड़े हुए, जो अक्सर कभी न कभी हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर। हमने अभी देखा कि भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट और एडॉप्ट किया था। उसी डे को मेमोरेबल बनाने के लिए, मतलब 26 नवंबर 1949 की दिन की जो घटना घटी थी, यानी जो हमारे संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था, उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए हम हर साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने 26 नवंबर 1949 को ही अपना संविधान अपना लिया था, तो 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। और क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने 26 नवंबर को संविधान लागू किया था। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को बना लिया, उस पर सभी मेंबर्स ने अपना साइन कर लिया, बट उसके बहुत सारे मेजर प्रोविजंस, छोटे मोटे प्रोविज़न तो 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, लेकिन जो मेजर प्रोविजंस थे उनको हमने 26 जनवरी 1950 से लागू करना स्टार्ट किया। अब ऐसा क्यों किया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 को ही तैयार था, 26 नवंबर को ही। ये इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो हमारी उस समय की आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना पहला स्वाधीनता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, ठीक है, वो दिन हमारे इतिहास में अमर रहे, या वो दिन बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से याद रखें, इसीलिए संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हम लोग 26 जनवरी 1950 से अपने इंडिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको उस दिन से एप्लीकेबल मानेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा और कन्फ्यूज़न ना हो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, कुछ छोटे प्रोविजंस लागू हो गए थे, और इस दिन को याद करने के लिए हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। और 26 जनवरी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो हमने पहला अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उस दिन को याद करने के लिए हमने इसके संविधान के प्रोविजंस को, मेजर प्रोविजंस को 26 जनवरी से लागू करना शुरू किया। जो सेकंड पॉइंट है हमारा प्रीएम्बल को लेकर, वो आता है बेरूबारी केस का। 1960 में ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस आया, बेरूबारी केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रीएम्बल को लेकर एक बात कही, जो ये थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया, या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया कि प्रीएम्बल जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको सेपरेट करके रखा जाए। बट हाँ, अगर कुछ कीवर्ड्स को हमें समझना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी हो, तो हम प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो केस है हमारा बेरूबारी केस 1960 का। जस्ट इसी के अपोजिट एक केस और आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस आया था 1973 में, ठीक है। ये भी प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ एक केस है, मतलब बहुत सारे केसेस में इसका रेफरेंस आता है, बट प्रीएम्बल से जुड़ी हुई क्या बात आई इसमें, इस
केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेरुबारी केस में जो डिसीजन दिया था अपना, उस डिसीजन को पलट दिया, मतलब एकदम अपोजिट उससे बात कही और ये बोला इस केस में कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडमेंट। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता और सिर्फ पार्ट होते हुए भी इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जाए तो प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है। सेकंड या थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट केशवानंद भारती केस में, जिसमें ये बोला गया कि ये इसका पार्ट है और ये अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, वो अमेंडमेंट कब हुआ था? वो अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब एक्ट, एक तरह से एक्ट बना था। ये एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है। उस बहुत सारे बड़े एक्ट में, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमारे प्रीएम्बल से जुड़ी हुई क्या चीज़ है कि इस प्रीएम्बल में हमने 3 वर्ड्स जोड़े थे। ठीक है, पहले हमारे प्रीएम्बल में ये 3 वर्ड्स नहीं हुआ करते थे। कौन कौन से? पहला है सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। हमारे अगर आप ओरिजिनल प्रीएम्बल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा ने साइन किया था, उसमें आपको ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड नहीं मिलेगा। बट ये वर्ड बाद में आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा और इसमें ये 3 नए वर्ड जोड़े गए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न 4 में से, मतलब इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में था या नहीं था, तो आपको ये आंसर देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो आप लोग को भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी प्रीएम्बल को लेकर। ये प्रयास जारी रहेगा और ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।